बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनम इम्तियाज़ है। मेरा ताल्लुक़ कम्युनिटी डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सैटेलाइट टाउन बहावलपुर से है और मेरा ये आज का 4th पी क्लास के लिए 7th लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर्स में या पिछले हफ्ते के लेक्चर्स में माइकल एंजेलो के बारे में पढ़ा था और उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड लास्ट लेक्चर हुआ था और मेरा आज का टॉपिक ये था कि हम माइकल एंजेलो के आर्ट वर्क्स पे बात करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त शो हो रहा है द सिस्टीन चैपल। आज हम माइकल एंजेलो के दो डिफरेंट आर्ट वर्क्स पे बात करेंगे। वो दो डिफरेंट आर्ट वर्क्स इसलिए हैं कि उनकी तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। सिस्टीन चैपल एक फ्रेस्को पेंटिंग है जो सिस्टीन चैपल की दीवारों के ऊपर की गई थी और ये 3 साल के अरसे में मुकम्मल हुई थी और ये एक सीलिंग की पेंटिंग है। इसी तरह जो डेविड है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो एक स्कल्पचर है और वो एक प्रॉफिट का स्कल्पचर बनाया गया था और उसको बनाने की रीज़न क्या थी, सिस्टीन चैपल को बनाने की वजह क्या थी, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त शो हो रहा है द सिस्टीन चैपल सीलिंग पेंटेड बाय माइकल एंजेलो बिटवीन 1508 एंड 1512। सिस्टीन चैपल को माइकल एंजेलो ने पेंट किया। 1508 से 1512 का टाइम पीरियड है। ये एक ऐसा कॉर्नरस्टोन काम है हाई रिनाइसेंस का कि अगर हम हाई रिनाइसेंस का जिक्र करें और माइकल एंजेलो की सिस्टीन चैपल का जिक्र ना करें तो ये ज़्यादती होगी। ये एक सीलिंग ऑफ पेंटिंग है जिसके अंदर लार्ज चैपल के अंदर वेटिकन की, जहाँ पे ये वेटिकन में बना हुआ है, 1477 से 1480 तक पॉप सिक्सटस 4 का दौरे हुकूमत था और इसी टाइम में इसको चैपल को इस तरह से नाम दिया गया था कि इसको सिस्टीन चैपल का नाम दिया गया था। आपके सामने सिस्टीन चैपल माइकल एंजेलो ने बनाया। बेसिकली उसकी डायमेंशन है 40 मीटर से 14 मीटर। सिस्टीन चैपल है ये 1508 से 1512 तक बनता रहा और मीडियम बेसिकली प्लास्टर एंड गोल्ड है, यानी फ्रेस्को के लिए प्लास्टर को इस्तेमाल किया गया और प्लास्टर की कोटिंग करने के बाद उसके ऊपर गोल्ड और ब्लू कलर की ड्राइंग्स और पेंटिंग बनाई गई जिसमें आर्टिस्ट को तकरीबन 3 से 4 साल का अर्सा लगा। आपके सामने क्लोजर व्यू ऑफ द रूफ टॉप है। आप देख सकते हैं कि इस रूफ टॉप को कैसे पेंट किया गया और कौन कौन से तरीक़ाकार से पेंट किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको, आप देख सकते हैं कि इस क्लोजर व्यू के अंदर आपको बहुत सारी फिगरेटिव ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं जो फ्रेस्को की फॉर्म में की गई हैं। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट वाले पोर्शन के अंदर जहाँ ट्रायंगल फॉर्म बनी हुई है उसके अंदर बाकायदा फिगरेटिव पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इसी तरह सेंटर के पार्ट के अंदर अगर हम कहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरह से कर्सर के थ्रू आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से डिफरेंट इमेजरीज बनी हुई हैं अपने अपने टाइम पीरियड में। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ये मैं आपकी बाकायदा आपको एक स्लाइड शो करूँगी जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ पेंट की गई थी। लेकिन जैसे सेंटर के पार्ट में कर्सर मूव कर रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा डे कि ये एडम एंड गॉड का एक कनेक्शन पॉइंट है एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल relationship that has been shown in the human and the man and the god। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इस वक्त शो हो रहा है सिस्टीन चैपल का ओवरव्यू। इस ओवरव्यू के अंदर आपको सिस्टीन चैपल की दीवारें, उन पर बनी हुई डिटेल फ्रेस्कोस और उसकी छत का प्रॉपर सीलिंग नज़र आ रहा होगा और बैकग्राउंड में बनने वाली पेंटिंग्स भी आपके सामने शो हो रही हैं। इसी तरह अब आपके ऊपर सामने नेक्स्ट स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेसिक पैनल्स बनाए गए थे। अब 9 बेसिक पैनल्स और उनसे कनेक्टेड पैनल्स में क्या क्या था। 9 बेसिक पैनल्स में आपको कर्सर मूव करता हुआ नज़र आ रहा होगा। द नोहा इज ड्रंक एंड डिसग्रेस्ड, आगे द ग्रेट फ्लड, यानी नोहा के आने के बाद जो फ्लड था, यानी प्रॉफिट्स की कहानियाँ ऊपर पेंट की गई हैं। नो एंड
the family make a sacrifice after the flood. Okay, ये उसकी एक अगली कड़ी पेंट की गई है. इसी तरह द एडम एंड ईव आर टेम्प्टेड एंड आर सेंट फ्रॉम ईडन, यानी जन्नत से हजरत आदम और हजरत हव्वा को निकाला गया और वो किस तरह से निकले ये वो मंजर पेश करता है. फिर आगे गॉड क्रिएट्स ईव, गॉड क्रिएट्स एडम, कैसे हजरत ईसा और हजरत आदम और हजरत हव्वा को पैदा किया गया था. फिर आगे 3 नए और टॉपिक्स हैं. गॉड डिवाइड्स द वाटर फ्रॉम द अर्थ, गॉड क्रिएट्स द सन एंड द प्लैनेट्स, एंड गॉड डिवाइड्स लाइट फ्रॉम डार्कनेस. ये अल्लाह ताला की या गॉड की 3 क्वालिटीज को पेंट किया गया है, जिसमें पहला है वाटर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ को पानी से अलग कर दिया गया. नंबर 2, सन को प्लैनेट से अलग कर दिया गया, सन को और प्लैनेट्स बनाए गए. और तीसरा है गॉड डिवाइड्स लाइट फ्रॉम डार्कनेस, और खुदा ने रोशनी को और अंधेरे को अलग अलग कर दिया. फिर आपको नेक्स्ट उसके अंदर अगर आपको कर्सर मूव करता है आपको नजर आ रहा है जोना, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट में आपको नजर आ रहा है जचेरिया. फिर यहाँ जोएल, एट्रियम, सिबिल, इजाबेल, पर्शियन सिबिल, जेरमिया, लिबियन सिबिल, डैनियल, अच्छा जी, कोमियन सिबिल, इसाला, डेल्फिक सिबिल. फिर इनके 4 कॉर्नर्स आ रहे हैं, जूडिथ, स्टेड, होलोफ्रेन, डेविड स्लेज गोलियत. ओके, डेविड ने गोलियत को मार दिया. मोसेस रेजेस अप द ब्रॉन्ज सर्पेंट, मोसेस ने अपने ब्रॉन्ज सर्पेंट को निकाला और उसको मूव कराया. ह्यूमन इज डिनाउंस्ड एंड स्लेन, आप इंसान डिनाउंस्ड है, इंसान की कोई हैसियत नहीं है, इंसान ने मर जाना है. आगे लेवल पे उसने वो पेंट किया. फिर इसी तरह जेकब एंड जोसेफ, एलाजार एंड मल्हान को पेंट किया गया. ये देखेंगे तो आर्चेस के अंदर. सिमिलरली आगे एजर एंड सैदिक, जोसियस एंड बोचोरियास, एजकियास एंड मनासेस, एसा एंड जोसेफेंट, जेसी, डेविड एंड सोलोमन. फिर इसी तरह बूज एंड ओबेद, रोगम एंड आबिया. इसी तरह जॉनथन एंड आचार्स. ये वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं डेवलप किए गए हैं. अब बेसिकली इसमें क्या क्या किया गया है, एंसेस्टर्स ऑफ द जीसस को पेंट किया गया है. फिर 3 स्टोरीज ऑफ नोहा को पेंट किया गया है. आपके सामने 3 स्टोरीज नजर आई होंगी. द क्रिएशन एंड डाउनफॉल ऑफ एडम एंड ईव को पेंट किया गया है. फिर आगे द क्रिएशन का प्रोसेस जिसमें सन, मून, अर्थ और लाइट को डार्कनेस से अलग किया गया, वो पेंट किए गए हैं. फिर आगे प्रॉफिट्स और उनके रिश्तेदार जो थे उनको नाम ले लेकर पेंट किया गया है. ये एक बड़ी डिफरेंट और बड़ी खूबसूरत सी चैप्टर की कंडीशन है. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर फर्दर आगे नजर आ रहे होंगे हजरत आदम. ये ह्यूमन और गॉड का जो कनेक्शन डेवलप किया गया है, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस पेंटिंग इट इज द गॉड गिव्स द वाटर फ्रॉम द अर्थ, एडम एंड ईव आर टेम्प्टेड. ये वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि पेंट किए गए हैं, और आपको बड़े ही क्लोजली आपको गॉड और ह्यूमन काइंड का रिलेशनशिप नजर आ रहा होगा. इसी तरह आगे फर्दर स्लाइड्स में आपको एक क्लियरर व्यू देंगे हम हर चीज़ का. सब्जेक्ट ऑफ द फ्रेस्कोस. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सब्जेक्ट क्या था इन फ्रेस्कोस का. द सब्जेक्ट ऑफ द फ्रेस्कोस वाज the narrative begins at the altar is divided into 3 sections. ये narrative 3 sections में divided है. ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है. In the first 3 paintings, Michelangelo tells the story of the creation of heavens and earth. हम ये पढ़ चुके हैं. This is following by the creation of Adam and Eve. बिल्कुल. Expulsion from the Garden of Eden. बिल्कुल. और नंबर 3, the story of Noah and the Great Flood. ये बात मैंने आपको बताई कि पैनल्स कैसे 3 की फॉर्म में, क्रिएशन ऑफ द अर्थ, क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ, क्रिएशन ऑफ एडम एंड ईव और नूहा की कहानियों पर बेस्ड है. फिर इग्नूदी और न्यूड यूथ सिट्स इन द फिक्शन आर्किटेक्चर अलोंग दीस फ्रेस्कोस एज अकम्पनीड बाय द प्रॉफिट्स. आपको फिर मैंने पूरी लिस्ट बताई है कैसे प्रॉफिट्स को पेंट किया गया है. तो बेसिकली कुछ न्यूड यूथ बनाई गई है जो कि फ्रेस्कोस के साथ उन 5 आर्किटेक्चर के अंदर डेवलप की गई है.
फिर इसी तरह प्रॉफिट्स और उनके सिबल्स यानी एशियन सीयर्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन फोर टोल्ड द कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यानी ये वो प्रॉफिट्स और सिबल्स हैं जिन्होंने पहले बता दिया था कि तीसरा आने वाले हैं, तो उनको स्पैंडल्स में मेन किया गया है। फिर अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन फोर टोल्ड द कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज द इन द स्पैंडल इन द फोर्थ कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी चौथी जगह के ऊपर इन द पेंडेटिव वन फाइंड सीन्स डिपिक्टिंग द सल्वेशन ऑफ इजराइल, और हजरत ईसाई की सेल्वेशन का मंजर भी उसके अंदर पेंट किया गया है। और ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी डिफरेंट और बड़ी दिमाग को हिला देने वाली बात है कि एक आर्टिस्ट ने अपने मज़हब से रिलेटेड तमाम फैक्टर्स को ना सिर्फ स्टडी किया बल्कि उसने ह्यूमन काइंड के ऊपर एक एहसान कर दिया। इसी तरह हम आगे बात करने वाले हैं, आपको क्लोजर व्यू नज़र आएगा एडम एंड ईव वाले तमाम उस पोस्टर का जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के वाक़यात को पेश किया गया है। इसी तरह भी मैंने भी न्यूड ह्यूमन यूथ का जिक्र किया, ये देखें ये न्यूड ह्यूमन स्कल्पचर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह आगे बेसिकली सिस्टीन चैपल इज़ वन ऑफ द फेमस पेंटिंग इंटीरियर स्पेसेस, जहाँ पर आपको दुनिया की वो स्पेसेस नज़र आएंगे जिसमें तमाम मज़ाहिब के मसलों को हल किया गया है। सिस्टीन चैपल के बारे में जैसे हमारी बात चल रही थी कि द चैपल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग इंटीरियर स्पेसेस इन द वर्ल्ड। हम कह सकते हैं कि सिस्टीन चैपल दुनिया के फेमस तरीन इंटीरियर स्पेसेस में से जो कि मोस्ट डेकोरेटेड और पेंटिंग स्पेसेस है। वर्चुअली हम कह सकते हैं कि इसका फेम ब्रेथ टेकिंग इसलिए था कि इसकी सीलिंग 1508 से 1512 तक बनी थी, और द चैपल वाज बिल्ट इन 1479 under the direction of Pope Sixtus IV, and who gave it his name. Sistine derives from Sixtus. इसी तरह सिस्टीन का लफ्ज़ भी उसके अपने नाम सिक्सटस फोर्थ के अंदर से डिराइव किया गया था। इसी तरह द लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग इज सो क्लोज टू पीटर बेसिलिका एंड द बेलेवेडर कोर्टयार्ड इन द वेटिकन, और ये वेटिकन कोर्टयार्ड के बहुत करीब है। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्पेस वाज टू सर्व एज द गैदरिंग प्लेस फॉर कार्डिनल्स ऑफ द कैथोलिक चर्च। कार्डिनल्स जो थे कैथोलिक चर्च के, उनके लिए ये स्पेस डेवलप की गई थी और ये फंक्शन उन्हीं के लिए थी जहाँ पर नए पोप का इंतखाब किया जाता था। इसी तरह इवन टुडे it is used for this purpose, including in recent election of Pope Francis in March 2013. इवन आज भी इस जगह को मार्च 2013 में पोप फ्रांसिस के इंतखाब के लिए भी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया था। माइकल एंजेलो की जो ये फ्रेस्को है सिस्टीन चैपल सीलिंग वाली, ये फॉलिंग ऑन हिज फेस, माइकल एंजेलो रोज टू द टास्क टू क्रिएट वन ऑफ द मास्टरपीसेस ऑफ वेस्टर्न। हम कह सकते हैं कि ये पेंटिंग माइकल एंजेलो से या ये सीलिंग बड़ी ज़बरदस्ती बनवाई गई थी, लेकिन माइकल एंजेलो ने इसका कह सकते हैं कि इस मास्टरपीस को वेस्टर्न आर्ट के लिए बहुत बड़ा असासा बनाकर पेश किया। Yes, the ceiling program, which was probably formulated with the help of theologian from the Vatican, यानी वेटिकन थियोलॉजिस्ट ने इसको रिकमेंड किया था कि सीलिंग के ऊपर इस तरह से प्रोग्राम्स बनाए जाए। सेवरल सीन्स थे ओल्ड टेस्टामेंट में और क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड थे और एंडिंग द स्टोरी ऑफ नोआ एंड द फ्लड। पेंटिंग वाज, और ये के 3 डिफरेंट टॉपिक्स जिनके बारे में बात करें वो सब उस पर डिफाइन किए गए कि कैसे कैसे टॉपिक्स रखे गए थे। The paintings are oriented so that to view them right upside, और इस तरह से उनकी ओरिएंटेशन है कि आप उनके बिल्कुल नीचे ठहर के उनको क्लियरली देख सकते हैं। ये भी एक बात है कि the viewer must be facing the altar on the far side of the altar wall। फिर ये भी है कि व्यूअर जो है ऑल्टर वॉल तक जाकर इन तमाम नज़ारों को देख सकता है। द सीक्वेंस बिगिंस विद क्रिएशन, यानी क्रिएशन से सीक्वेंस स्टार्ट होता है ऑल्टर के ऊपर से और फिर प्रोग्रेस चलती 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 अदर साइड ऑफ द रूम तक चली जाती है। ये एक बहुत खूबसूरत सिस्टीन चैपल का फ्रेस्को है जो अपनी मिसाल आप है। इसी तरह आगे आने वाली स्लाइड में आपके सामने व्यू ऑफ सिस्टीन चैपल है जो कि कलरलेस तरीके से दिखाया गया और कैसे उसकी छत के ऊपर इंप्रेशंस बने हुए थे जिनको ख़त्म करके बाकायदा 1508 के अंदर माइकल एंजेलो ने खूबसूरत फिगरेटिव फ्रेस्कोस बनाए थे। इसी तरह फिर आपको अगले व्यू में नज़र आ रहा है कलर्ड व्यू जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसकी छत, उसकी दीवारें और उसके तमाम पार्ट्स कितनी खूबसूरती से डेवलप किए गए हैं और ये अपनी मिसाल आप है।
अब आपके पास हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जो आज का हमारा नेक्स्ट स्कल्पचर है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट स्कल्पचर, जिसको डिस्कस ना किया जाए। ये ऐसी है जैसे आप डेविड आप माइकल एंजेलो का जिक्र करें और द प्रॉफिट डेविड के स्कल्पचर का जिक्र करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है डेविड की, कि डेविड बना क्यों, कैसे बना और उसकी रीजंस क्या थी। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सामने आपको डेविड का एक स्कल्पचर शो हो रहा होगा, जो कि उसके फुल न्यूड स्कल्पचर है, जो कि डेवलप किया गया है। और ये राउंड अबाउट 17 फीट हाई है, ये मजेस्टिक है, ये न्यूड है, और ये स्लिंग शॉट को यूज करके गोलियत को मारने के लिए तैयार होकर ठहरा है। स्लंग हिज विक्ट्री ओवर शोल्डर, और इसकी जो स्लिंग है वो इसके करने के ऊपर ठहरी है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर डेविड को क्यों बनाया गया और इस तरह से क्यों बनाया गया। जो पिछले तमाम स्कल्पचर्स डेविड के गुजरे हैं, जिसके अंदर माइकल एंजेलो के भी और स्कल्पचर्स हैं जो डेविड को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी और आर्टिस्ट के भी ऐसे स्कल्पचर्स हैं जो डेविड को रिप्रेजेंट करते हैं। डेविड को हमारे सिस्टीन चैपल के पेंटर माइकल एंजेलो ने इस नहज के तहत डिफरेंट बनाया है कि इसके अंदर वो जब गोलियत को मारने के लिए जा रहे तो उससे पहले का मंजर पेंट किया। जितने भी पेंटर्स या स्कल्पचर्स थे, उन्होंने उसको फतह के बाद दिखाया कि कैसे वो मार के पहुंचा और उसकी क्या एक्सपेक्टेशन। पर यहाँ बेसिकली डेविड को इसलिए बनाया गया क्योंकि उसको जाने से पहले जो उसके एक्सप्रेशन थे, जो उसके थॉट प्रोसेस था, और उसको मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा स्कल्पचर डेवलप किया गया था। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त शो हो रहा होगा सिंबलिज्म। आखिर डेविड को बनाने का मकसद क्या था। डेविड बेसिकली एक सिंबलिज्म है। The sculpture portrays David, a biblical figure. Therefore, they viewed David as a perfect symbol of Florence. And he captured the unwavering courage, unexpected strength, and historic perseverance which they saw themselves. अब बेसिकली डेविड को बनाने का मकसद ये था कि एक बिब्लिकल फिगर है, बाइबल के अंदर से निकाला गया, एक प्रॉफिट था जो गोलियत को मारने जा रहा था, ये उसके मारने जाने से पहले का मंजर बनाया गया। डेविड में परफेक्ट सिंबल ऑफ फ्लोरेंस को बनाया गया, स्कल्पचर किया गया और कैप्चर किया गया था उसकी करेज, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी एक हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस को, कि वो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक कैरेक्टर है जिसको इस तरह किसी भी चीज़ या किसी भी रीजन के पीछे इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर आपके नेक्स्ट स्लाइड में आपको नजर आ रहा है, द पीस वाज कमीशन्ड बाय ओपेरा डेल डुओमो फ्रॉम द कैथीड्रल ऑफ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस से ही इसको भी कमीशन किया गया था। प्रोजेक्ट मेंट टू बी द सीरीज ऑफ द स्कल्पचर प्रॉफिट फॉर द रूफटॉप। बेसिकली स्कल्पचर्स बनवाए जा रहे थे कि रूफटॉप के साथ कनेक्टेड प्रॉफिट के स्कल्पचर्स बनाएंगे। बट डेविड ने फेमिलियरिटी स्टेम्स को देखते हुए क्लासिक रिलीजियस टेल को उठाया, और द स्टैच्यू बिकम नॉट ओनली द रिडेम्पशन ऑफ द टेल बट a symbol for the new Florentine Republic of a defiant dependence for Medici rule. उन्होंने बेसिकली इस डेविड को भी सिस्टीन चैपल के अंदर ही ठहराने के लिए फ्लोरेंस में खड़ा किया गया था। सेकेंडली, क्लासिक रिलीजियस टेल को दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरह का प्रोसेस रखा कि एक टेल सुनाई जाए और एक सिंबल दिया गया था फ्लोरेंस का नया जहाज। कह सकते हैं कि इस जहद पर कि कुछ भी नामुमकिन नहीं, और इंसान अपने दुश्मन से लड़ने के बाद भी, अपने मुल्क के लिए लड़ने के बाद भी एडमायर किया जा सकता है। इसी तरह अब आपको अगली स्लाइड पर नजर आ रहा होगा, कंसीडर्ड वन ऑफ द माइकल एंजेलोस ग्रेट मास्टरपीसेस। ये नॉलेज और एनाटमी जो कि डेविड के कॉस्ट्यूम में भी इस्तेमाल की गई थी, इसी तरह सिस्टीन चैपल में भी इस्तेमाल की गई। स्ट्रेंथ एम्फसाइज थ्रू द क्लासिकल कॉन्ट्राबेस्टो स्टांस। आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिश इसलिए क्योंकि उसका कॉन्ट्राबेस्टो बहुत कंफर्म, बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ से भरा हुआ था। द वेट शिफ्टिंग ऑन टू हिज राइट लेग, और सारा का सारा स्कल्पचर का वेट उसके सीधे पाँव पर है। ये पाँव की तस्वीर मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। स्ट्रेंथ एम्फसाइज टू द क्लासिकल कंट्रास्ट पोस्टर स्टांस। फिर अ सेंस ऑफ न्यूट्रलिज्म इज कन्वेड इन द वे द बॉडी स्टैंड डिटरमिन्ड एंड अ कॉन्फिडेंस ग्लेयर ऑन द यंग मैन्स फेस। आप देख सकते हैं कि आपको ग्लांस सामने नजर आ रहा होगा और प्रॉफिट का फेस नजर, कॉन्फिडेंट ग्लेयर डेवलप किया गया था कि यंग आदमी के चेहरे पर। The old top half of the bloody was made slightly different from the legs, लेकिन the viewer glancing up at it in the far, with my experience, a more authentic perspective, the whole realism was very hard.
ठीक है, इसी तरह हम आगे देख सकते हैं कि आपको अगली स्लाइड में नजर आ रहा होगा डेविड का क्लोजर व्यू के इसका क्लोजर व्यू कैसे उसने अपने उस गोलियत को मारने से जाने से पहले एक डिटर्मिनेशन उसके चेहरे पे आपको नजर आ रही है। इसी तरह डेविड कौन था, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डेविड जो है वो गोलियत में डेविड और गोलियत जो है वो बिब्लिकल कैरेक्टर्स थे, बुक 1 सैमुअल्स में से निकाले गए थे। जो टीनेज डेविड था उसने गोलियत को हराया था, और जायंट था वो जिसे डिफीटेड बाय स्ट्रेंथ, उसने डेविड को अपनी स्ट्रेंथ से हराया था, जबकि वो डेविड खुद छोटा था। इट लुक्स कनिंग एंड स्टिल skill to defeat someone bigger than him, and so did he with the slingshot। उसने slingshot को इस्तेमाल करते हुए इन स्कल्पचर्स को क्रिएट किया था और गोलियत को मारा था। बहुत सारे स्टैचूज जो माइकल एंजेलो ने पोर्ट्रे किए उसमें डेविड जो है दिस स्टोरी ऑलवेज शोज, बहुत सारे स्कल्पचर्स माइकल एंजेलो ने भी बनाए और लोगों ने भी पोर्ट्रे किए, लेकिन ये स्कल्पचर डेविड आफ्टर ही हैज डिफीटेड द जायंट को ही शो करता है। ठीक है, विद द हेड बाय हिज फीट, तो उसके पाँव के पास उसका सर भी दिखाया गया। माइकल एंजेलो ने डिसाइड किया था कि वो करंट पोर्ट्रे बिफोर द बैटल करेगा, एंड यू कैन सी इन हिज फेस द कंसंट्रेशन ऑफ हिम थिंकिंग हाउ ही इज गोइंग टू डू इट। The rock hidden inside his right palm and the slingshot of resting over his shoulder. उसके हाथ में एक पत्थर है, उसकी स्लिंगशॉट उसके कंधे के ऊपर रेस्ट कर रही है और ये वेट कर रहा है कि प्रिटेंड कर रहा है एक इजी जेस्चर देने का, बट बेसिकली वो डेविड पर हमला करने का तैयारा कर रहा है। He could also defeat the giant if he caught him by surprise, and he did। और उसने यही कुछ किया, उसने सरप्राइजिंगली उस जाइंट गोलियत को पकड़ा और डेविड के स्कल्पचर को इसी कॉन्सेप्ट के साथ बनाया। अब आपकी स्क्रीन पर एक चीज हो रही है कि डेविड स्टैच्यू कैप्टिवेटेड द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज एंड कंसीडर्ड आर्ट वन ऑफ द आर्ट हिस्ट्री मेजर मास्टरपीस समझेगा। मार्बल में इसको बनाया गया था और ये रेनेसांस का परफेक्ट आर्ट स्कल्पचर है। अब आपकी स्लाइड पर एक और फैक्ट हमने होगा कि माइकल एंजेलो ने डेविड स्टैच्यू को कह सकते हैं कि डेविड स्कल्पचर को संभाल के रखते हुए या डेविड को बनाने के बाद माइकल एंजेलो ने इस हिस्ट्री के लिए अपना हक अदा कर दिया और मास्टर पीसेस जो मार्बल में बनाए गए थे और रेनेसांस को कंटिन्यू किया गया था वो सबके सब इसके अंदर मेंशन की गई हैं। अब आपकी स्क्रीन पर क्लोजर व्यू है उसके पाँव के, और आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे इसने अपने पाँव की स्टडी करते हुए स्कल्पचर्स को डेवलप कराया। फिर आपके चेहरे के ऊपर सामने आ रहा होगा द डेविड का क्लोजर व्यू, किस तरह से वो हमला करने से पहले पुरसकून तरीके से जा रहा है। इसी तरह रीजन टू मेक इट, माइकल एंजेलो ने क्यूरियसली डिपिक्ट किया कि डेविड एज अ यंग मैन, उसने डेविड को एक यंग आदमी दिखाया है जो कि सिर्फ 17 साल का या टीनेजर है, और बैटल शुरू होने से पहले कुछ देर उसके हाथ में स्लिंग शॉट थी और वो डिटर्मिनेशन अपने चेहरे पर लाकर खड़ा हुआ है कि उसने किस तरह से अपने हरीफ पर हमला करना है। डेविड का एक क्लोजर स्कल्पचर आपके सामने नजर आ रहा होगा जिसके अंदर स्कल्पचर को रिजल्ट किया गया है लोकेशन के साथ। ये रूफ के कैथेड्रल तक 17 फुट ऊंचा स्कल्पचर, उसकी सफाइयां और उसकी रेनोवेशन आपके साथ चल रही है। पब्लिक फुली अप्रिशिएट द स्काई हाई फिगर, और बहुत सारे लोग उसके स्काई हाई फिगरेटिव को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और पूरी दुनिया में ये डेविड का क्लोजल साइज हमेशा दुनिया के लिए एक मिसाल समझा जाएगा। मैं आज के दिन के लिए यही कहूँगी कि आजकल हमारा जो लेक्चर है वो डेविड और सस्टीन चैप्टर को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। अगर आप इसको दोबारा पढ़ें, इसको देखें, आपको किसी तरह को मसाइल नजर आए तो मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करें व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं चाहूँगी कि आप आने वाले वक्त में कल जो हम स्कल्पचर्स जिनको डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में भी आपको बता दूँ। कल हम नए 2 स्कल्पचर्स यानी पियाटा नाम का स्कल्पचर होगा जो माइकल एंजेलो का डिस्कस करने वाले हैं, और आपको ये स्कल्पचर बेहद पसंद आएगा। उम्मीद है आज के इस लेक्चर के बाद आपको थोड़ा बहुत आर्टिस्ट के बारे में समझ आनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।